हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2019 वाला। उसमें जो हमने जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में आप सभी को पता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा और कई बार सीधे सीधे प्रश्न बिल्कुल डायरेक्टली आपके पेपर में हिट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चाहे वो साइंस के हों, चाहे स्टैटिक जीके के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कहीं से भी हों, सीधे क्वेश्चन आपके टकरा जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो 7 जनवरी 2021 तारीख को जो है पहले शिफ्ट के जो है हमने क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं। कल वाली क्लास में हमने करवाया था सेकंड शिफ्ट के, जो कि 6 तारीख का था। तो आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं पहला जो आपका पॉइंट है। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका जो पुराना नाम था वो था इंदिरा आवास योजना। आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो दोस्तों, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इस पर बेसिस क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो देखिए 1 to 1 यहाँ पर हम जब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वो किस पर आधारित है। तो दोस्तों, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और जबकि दूसरी वाली किस पर आधारित है दोस्तों, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और तीसरी वाली की बात करते हैं। तीसरी वाली की अगर हम बात करें तो ये है सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित है। जॉन सैंडी मॉडल पर आपका ये आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, ये हुई थी 1951 में। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आप सभी को पता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से देश का विकास करना, ठीक है। ये हर 5 वर्ष के लिए एक ऐसा मतलब एक प्लान लेकर के चलते थे जिसमें आर्थिक तरीके से मतलब देश को ग्रो करना मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में हर पंचवर्षीय में अलग अलग फील्ड में टारगेट लेकर के चलते थे। तो उसके हिसाब से आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप सभी को ध्यान रखना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1951 को हुई थी। कब तक चला था ये? 1956 तक चला था। ये सारी बातें आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो पॉइंट है हमारा ये है कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया। मतलब एज अ पॉइंट के फॉर्म में मैंने इसको ना 1 लाइन फॉर्म में ले लिया ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और सीधे डायरेक्टली आप इसको कर पाएं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारा हम क्वेश्चन देख पाएं प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि रॉलेट एक्ट कब आया था। तो 1919 में आया था। आप सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट को हम और क्या कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। तो इसको जो है बिना वकील, ठीक है, बिना वकील एक मिनट टुक जी, अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट की तो इसको क्या कहा जाता है? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून इसको कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा इसको काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, इसको काला कानून कहा जाता है। अब इस कानून में क्या था? तो जो ब्रिटिश थे उनको ये अधिकार था, जो अंग्रेज थे उनको ये अधिकार था कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के, बिना मतलब ऐसा समझना है कि बिना किसी मुकदमे के उन्हें गिरफ्तार करने का मतलब अधिकार था। किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकते थे इस कानून में, यानी रॉलेट एक्ट का, जिसको काला कानून कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है WCCB का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, WCCB का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना आप सभी को। क्लियर है? चलिए बात कर रहे हैं
बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था दोस्तों? शुरुआत किया था कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी, लेकिन इसका जब बात करते हैं इसका समापन कब हुआ था, तो इसका समापन हुआ था दोस्तों 1922 में। कब? चौरी चौरा घटना के बाद, ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। कब? 1922 को। क्लियर है? आप सभी को बातें पता होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, तो अगला हमारा पॉइंट क्या है? वर्ल्ड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कॉपीराइट क्या होता है आप सभी को पता है, आप किसी का कंटेंट चुरा नहीं सकते, किसी के कंटेंट को आप खुद अपना कंटेंट बता करके आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये होता है कॉपीराइट। आप किसी के कंटेंट को आप चुरा नहीं सकते, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2019 का ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर का, जो इसको मैं हटाना भूल गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है? 2019 का 11वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो मॉरिशस में मनाया गया था। अब इस क्वेश्चन का अभी इससे फिलहाल कोई लेने देना है नहीं, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको मैं हटाना भूल गया, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है गांधी, ये जो डार्विन लिखा है दोस्तों, ये डार्विन नहीं होगा, ये क्या होगा? गांधी इरविन होगा, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए ये क्या है? गांधी इरविन। तो गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत महात्मा गांधी ने कितनी मांगे रखी थी दोस्तों? ये महात्मा गांधी ने 11 मांगे रखी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और आप सभी को पता होना चाहिए इसका दूसरा नाम, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, याद रखना आप सभी को। क्या बोलते हैं इसको? हम दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि पेपर कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। मतलब क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन आपके ऐसे ही रहेंगे जो कंप्यूटर के पार्ट थे, लेकिन पेपर आपका कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से 1 लाइन फॉर्म में क्वेश्चन सेट हुआ है आपका। बात करें कि गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया मेरे भाई, कि गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में क्या किया था? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आपका साइंस से रिलेटेड, वो भी केमिस्ट्री से। क्या है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। यानी अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी 2 2 4 6 10 2 12 5 17 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर देखें इलेक्ट्रॉन को तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 4, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आप बाउ नियम के अकॉर्डिंग करेंगे 2,8,7 होता है, सॉरी बोर के मॉडल के अनुसार करेंगे, बोर नियम के अनुसार करेंगे 2,8,7 होता है, और आप बाउ नियम के अनुसार करेंगे तो आपका इस फॉर्म में हो जाएगा, आप सभी को पता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओ हट जा, चलिए ओ क्या 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 जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइज थोड़ा सा प्रॉपर रखते हैं, हाँ ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है कि धारा 377 पर केस जो लड़ा गया उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों उसका नेतृत्व किया था अरुंधति काटजू एवं मेनका गुरुस्वामी ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था, इसकी लीडरशिप भी थी। भारत ने 2018 में चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के लिए मान्यता दिया है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, 2018 की बातें हैं, तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको भी फिलहाल ध्यान देना ही नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला भी आपका वही है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर है कि चलिए अगला जो आपका पॉइंट है दोस्तों ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन आई थिंक कल भी था, कल वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए
अगले ही शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं मेरे भाई, अगले ही शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885। कौन किया था? 1885 में हुई थी। कौन किया था? ए ओ ह्यूम ने। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और ये इसकी जो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, या फिर आप बॉम्बे बोल सकते हैं, ठीक है, बम्बई या बॉम्बे, ठीक है। कब हुआ था ये मेरे भाई? आप सभी को पता है, इसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, ये बात आप सभी को पता है। एंड यहाँ पर हम अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि, तो इस चीज़ को आपने देखा कि जो इसका मतलब इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अब बात करेंगे इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके कौन थे? पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले अध्यक्ष यानी पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आप सभी को पता होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? वो आपके थे बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। आप सभी को ये बातें याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो आपका पॉइंट है ना, अगला जो आपका पॉइंट है ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन आपका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये क्वेश्चन बहुत तरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसकी मतलब इस पुस्तक को लेखक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन ने, ठीक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन का मकबरा, ये भी कल ही क्वेश्चन, कल वाली क्लास में क्वेश्चन था। तो दोस्तों तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो ग्वालियर में है, ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। बात करें भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1974 में, लेकिन डेट आपको याद रखना है। तो कब हुआ था ये? 18 मई 1974 में। कहाँ हुआ? तो पोखरण। कहाँ हुआ? तो पोखरण में हुआ था। और कहाँ? राजस्थान, ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? राजस्थान में। और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। ये भारत द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण था जो कि 1974 में हुआ था। आई होप ये बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन वो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। आज के जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के हटाने, ठीक है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो हटाने भूल गए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, इनको नहीं ध्यान देना आपने। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। यानी अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वही तभी जनगणना हुई थी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो क्या थी? सर्वाधिक थी, ठीक है, सर्वाधिक थी पूरे भारत में। बात करते हैं मानव शरीर में श्वसन तंत्र वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हो, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि श्वसन तंत्र ही श्वसन की क्रिया करते हैं और वायु श्वसन के माध्यम से ही हमारे अंदर जाती है। अब वो प्रदूषित होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिफेक्ट कौन होगा? हमारे जो श्वसन तंत्र हैं वही 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 प्रभावित होंगे मेरे भाई। अगला आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला जो आपका क्वेश्चन दोस्तों वो ये है कि हीरा कार्बन का अपर रूप है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं दोस्तों? तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक होता है आपका हीरा, एक होता है आपका ग्रेफाइट, एक होता है आपका ग्रेफाइट और एक होता है आपका फुलरेन, ठीक है, एक क्या होता है आपका? फुलरेन। आपको ध्यान रखना है जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो आपका विद्युत का सुचालक होता है, यानी हम कह सकते हैं इसमें करंट आपका फ्लो होता है, ठीक है, इसमें आपका करंट फ्लो होता है, जबकि हीरा में करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, जबकि ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है। अगर बात करें अपर रूप क्या होता है दोस्तों? जब किसी, ऐसा समझना, जब किसी तत्व, जब कोई तत्व कई रूपों में पाया जाता हो तो वो क्या होता है? उसका अपर रूप कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है,
अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश, यह बात आप सभी को पता है। बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का पिता किससे माना जाता है, तो इनके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जनक माना जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है इसरो की जो स्थापना है किसने किया था, विक्रम साराभाई ने किया था। ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है, वो आपका है बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना, इसके जो संस्थापक है विक्रम साराभाई हैं। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।